हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश्वर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर पर चर्चा करेंगे और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। और फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है या फिर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि ज्ञात होगा आपको क्लास 10th के मैथ में हमने चैप्टर नंबर 3 यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को पूरा पढ़ा दिया है। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण को पूरा पढ़ा दिया है। चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियां को हमने पूरा पढ़ा दिया है। चैप्टर नंबर 1 त्रिकोणमिति के परिचय को पूरा पढ़ा दिया है। चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग को भी हमने अच्छे से पढ़ा दिया है। और आप चैनल पे जाएं, वहाँ पे देखें, और मुझे विश्वास है अगर आप इस चैप्टर को देखेंगे तो आपको ज़रूर अच्छे से समझ में आएगा और आपको आपके आने वाले बोर्ड में ये काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज चलते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 1 देखेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं और इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, देखते हैं ये है क्या रियल नंबर। तो फ्रेंड्स, रियल नंबर का शुरुआत जो होता है वो होता है नंबर से। क्या, कहाँ से स्टार्ट होता है? नंबर से। ठीक है, नंबर यानी जिसे हम क्या बोलते हैं? संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, संख्याएं, और जिन्हें क्या बोलते हैं? नंबर। तो ये नंबर्स जो है, नंबर्स किसे कहते हैं? बात है फंसी। नंबर्स जो होते हैं दो या दो से अधिक डिजिटों, दो या दो से अधिक अंकों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक अंकों से मिलकर बनने वाला जो ग्रुप होता है, जो एक ओ होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? संख्याएं बोलते हैं। और ये संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। एक होता है वास्तविक संख्याएं। क्या होता है? एक वास्तविक संख्याएं होती है और एक होता है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं फ्रेंड्स? आप जितने भी प्रकार के सब नंबर जानते हो सब क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, जितने भी अभी तक आप नंबर जानते हो वो सब ही क्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती हैं, रियल नंबर होती हैं। और इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर से। और ये इमेजिनरी नंबर क्या होता है? काल्पनिक नंबर जो होता है, ये करड़ी में वह संख्याएं जो कैसी हो? निगेटिव में हो। यानी अगर हम निगेटिव संख्याओं का वर्गमूल निकालें तो जो निगेटिव संख्याओं का वर्गमूल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या है। जैसे करड़े में 1, करड़े में 2, करड़े में 3, ये सब संख्याएं कौन सी होती हैं? ये होती हैं काल्पनिक संख्या। यानी अगर वो कोई भी संख्या करड़ी में हो और वो निगेटिव में हो तो इसका मतलब है वो संख्याएं क्या होंगी? वो काल्पनिक होंगी। और इन संख्याओं को छोड़कर बाकी दुनिया का कोई नंबर जितना भी आप जानते हो सब, वो सब क्या होती हैं? ये होती हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है फ्रेंड्स, वास्तविक संख्या होती हैं। अब वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक परिमेय संख्या, क्या? एक परिमेय संख्याएं और एक अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। ठीक है फ्रेंड्स, अब परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्याओं को आपने कक्षा 9th में पढ़ रखा होगा। फिलहाल हम यहाँ बताते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता हो,
वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता हो उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। एक कंडीशन होनी चाहिए, लेकिन जो उसका हर है वो शून्य ना हो पाए, ठीक है। यानी वे सभी संख्याएं जिनको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं लेकिन q डज नॉट इक्वल टू 0, उन्हें हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और फॉर एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल में आ जाएगा जैसे 2/3, 4/5, -1/2 या 0 या +5 या -3, कोई भी नंबर, ठीक है। ये सब संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। या 0 भी आपका एक क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। अब 9th में अगर पढ़े होंगे तो पहला चैप्टर में है, पहले चैप्टर का पहला प्रश्न है, कहता है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है। तो आपका जवाब था वहां कि 0 एक परिमेय संख्या है। हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यानी परिमेय संख्या क्या होती हैं, वे संख्या जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं लेकिन q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, वे सभी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। और अपरिमेय संख्या किससे कहते हैं, वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो उन्हें हम अपरिमेय संख्या। अब ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होती हैं जिनको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, करड़ी में वे संख्याएं जिनका वर्गमूल ना निकलता हो। जैसे हो गया करड़ी में 2, करड़ी में 3 हो गया, करड़ी में 5 हो गया, करड़ी में 7 हो गया, या फिर पाई, ये सब संख्याएं ऐसी हैं जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है। और जब आप इनको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार होता है वो ना तो एंड होगा, ना तो समाप्त होगा, ना तो इनके शेषफलों की पुनरावृत्ति होती है, बल्कि इनका जो शेषफल है वो हर बार क्या करता है, चेंज करके आता है। कभी समाप्त भी नहीं होगा और ना तो रिपीट करेगा। और जब कभी समाप्त ना हो, कभी रिपीट ना करे, वो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। और फॉर एग्जांपल में करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7, और पाई जिसका मान होता है 22/7। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आप 22/7 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपका जवाब होगा कि 22/7 जो है एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है। लेकिन पाई का मान जो है, पाई जो है वो क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, और वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया। अब बात करें इसमें परिमेय में क्या आता है। परिमेय में वह सब संख्या कौन कौन सी आती हैं, इसमें आपकी आती हैं, एक होता है कि प्राकृत संख्या, क्या प्राकृत संख्या, ठीक है। और एक इसी में आता है पूर्ण संख्याएं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं। और एक पूर्णांक संख्याएं, ये तीनों नंबर्स आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आ जाएगा प्राकृत संख्या। आप जानते हो गिनने के उपयोग में आने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या जो स्टार्ट होता है वो 1 से होता है, 1 2 3 4 5, ये डॉट डॉट जो है अनंत तक, ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और पूर्ण संख्याएं अगर 0 से स्टार्ट करा जाए, 0 1 2 3, तो ये सब संख्याएं, ये जो है ये सब क्या होती हैं, पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या है, ये पूर्ण संख्या है। और पूर्णांक में क्या आती है, माइनस की सभी ऋणात्मक संख्याएं, जैसे ये -3, -2, -1, 0 1 2 3, ये डॉट डॉट की ये सभी संख्याएं जाती हैं। ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं का जो संग्रह होता है, कलेक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक। और यहाँ से प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 होती है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, वो 0 होती है। और एक और प्रश्न बनता है, क्या फ्रेंड्स, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, तो आपका जवाब होगा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं।
सभी पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है, यहाँ तक कि सभी पूर्णांक संख्याएं भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये जितनी भी संख्या आप देख रहे होंगे ये सब कौन सी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। ओके फ्रेंड्स, और इसी में आप जब प्राकृतिक संख्याओं में जाओगे तो आपको मिलेगा सम, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, ये सब मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा। और इसमें थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि एक भाज्य संख्या आएगा। आप जानते हैं सम विषम क्या होता है, सम आप जानते हैं, यहाँ थोड़ा समझ कर लें। सम संख्या को हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इवन नंबर। क्या बोलते हैं, इवन नंबर। यानी वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। और सम संख्या कैसे पता करोगे कोई 2 से विभाजित है या नहीं, तो ध्यान रखना जिस संख्या का इकाई अंक जो है, यूनिट डिजिट जो है, वो या 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। ठीक है, अगर इन चारों में से, पांचों में से कोई किसी भी संख्या का जो है लास्ट डिजिट हो तो 100% वो संख्या 2 से डिविजिबल होगी। और जो संख्याएं 2 से डिविजिबल होती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं सम संख्याएं। फिर से एक बार आपको बताएं, सम संख्याएं किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य होती हैं उसको सम संख्या कहते हैं। और हम कैसे ये पता करेंगे कोई संख्या 2 से विभाज्य है, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, अगर किसी भी संख्या का जो इकाई अंक है, जो यूनिट डिजिट है, वो क्या हो, या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो, वे सभी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। ठीक है, वो सभी संख्याएं क्या होंगी, 2 से विभाजित होंगी। और अगर वो 2 से विभाजित है तो 100% वो सम संख्या है। ठीक है, बात करें विषम संख्या की। ठीक है, विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। ओके, अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, एकदम उसी का अपोजिट होगा। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। और जैसे क्या हो जाएगा, ये 35 हो गया, 17 हो गया, 895 हो गया ना, 1782 नहीं 79, ठीक है, या 89 हो जाएगा। ये सब संख्याएं कौन सी संख्या हैं, वे संख्याएं हैं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं। अब कैसे पता पाओगे, आपको हमने बताया अगर जिसके लास्ट में 0 2 4 6 हो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी, और जिनके लास्ट में ये डिजिट ना हो वो 2 से विभाज्य नहीं होगी। और अगर 2 से विभाज्य नहीं है तो 100% वो कौन सी संख्या होगी, वो विषम संख्या होगी। ओके फ्रेंड्स, और अगला है यहाँ भाज्य। ध्यान रखिएगा, भाज्य मिलेगा, इसी वजह से इसको ज्यादा बता रहे हैं। भाज्य संख्याएं जिसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। और यह ध्यान रखना फ्रेंड्स, भाज्य संख्या क्या होती है, 4 से स्टार्ट होती है, 4, 6 हो जाएगा, और 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ये सब संख्या, ये सब संख्याएं कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या किसे कहेंगे, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। और एक यहाँ से प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो आपका जवाब होगा कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है उससे हम कहते हैं, वो होती है 4। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, 4 होती है। और यहाँ से एक और आएगा अभाज्य संख्या। क्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या तो इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर।
ठीक है, क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। ठीक है, ये प्राइम नंबर्स यानी वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो, वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और वो दोनों गुणनखंड क्या होंगे, एक तो होगा 1 यानी एक, और दूसरा वो स्वयं संख्या। जिस नंबर के केवल दो गुणनखंड एक और वो स्वयं संख्या हो उसको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। और लिख लीजिएगा, वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, जिनके केवल दो गुणनखंड हो, क्या लिखेंगे, वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो, केवल दो गुणनखंड हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और फॉर एग्जांपल में क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल में हो जाएगा जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये डॉट। ठीक है, यानी वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। और यहाँ अभाज्य संख्या जो होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, ये सब संख्याएं कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। यानी ये नंबर जो होंगे, आप ऐसे भी कह सकते हो, वे संख्याएं जो एक या अपने आप को छोड़कर और किसी भी नंबर से डिविजिबल ना हो, एक या स्वयं को छोड़कर और किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, कटती ना हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है 2 होती है। एक और कहा जाएगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। सम अभाज्य का मतलब है वो सम भी हो अभाज्य भी हो, तो एक ही केवल नंबर है वो जो है 2। 2 एक सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, और उम्मीद है आपको इतना इंट्रोडक्शन जो है वो अच्छे से जरूर समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे उम्मीद है आपको ये जरूर अच्छे से समझ में होगा। चलिए, इसके आगे भी थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन बाकी है, चलिए उसको देख लेते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ले लीजिए, तब इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया, लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे चलते हैं। ये तो हम अभी चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे जिसका नाम था वास्तविक संख्या। तो हमने ये देखा वास्तविक संख्या क्या होती हैं या उसके जो प्रकार होते हैं वो सब क्या होते हैं, हमने इसके बारे में सीखा। अब हम चलेंगे थोड़ा सा इसके अंदर कि अब इसके अंदर आपको करना क्या है कि कुछ थ्योरम पढ़ने हैं। सबसे पहले थ्योरम एक दिखते हैं, प्रमेय एक है कि जिसे बोलते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, अंकगणित की अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, गणित की अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। क्या होता है ये, क्या होता है फ्रेंड्स, तो ये जो है आपके इस पे आधारित जो है आपका
क्वेश्चन भी सॉल्व कराया जाएगा। तो क्या होता है, तो इसको लिखेंगे कि किसी भी भाज्य संख्या को, किसी भी भाज्य संख्या को उनके अभाज्य गुणनखंडों किसी भी अभाज्य संख्या को उनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, कहलाता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाते हैं। ठीक है, यानी किसी भी भाज्य संख्या को, आप जानते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, सॉरी भाज्य संख्या कहते हैं। और उस भाज्य संख्या को उनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, ये अभाज्य गुणनखंड, सॉरी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। ठीक है, तो यहां फॉर एग्जांपल में जैसे कहा जाएगा कि 256 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। प्रश्न आएगा कि आपको कोई भी भाज्य संख्या दिए रहेगा और आपसे कहा जाएगा कि इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए या लिखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको ध्यान रखना है, आपको फैक्टराइजेशन करना है, गुणनखंड करना है, और गुणनखंड करते समय आपको उसको क्या करना है, अभाज्य संख्याओं से केवल डिविजिबल करना है, यानी अभाज्य संख्याओं से इसको काटना है। और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं आपकी, 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11 होती हैं, 13 होती हैं, ये ऐसे आप चलते जाओगे और इनके बीच के किसी भी नंबर से आप नहीं काटोगे, केवल आपको अभाज्य संख्याओं से ही काटना है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे और 2 से ये काटेंगे, देखेंगे कि 2 से कट रही है कि नहीं। तो आपको हमने बता रखा था कि अगर इसके अंक, इकाई के अंक पे क्या है, या तो 0 है, या तो 2 है, या तो 4 है, या तो 6 है, या तो 8 है, तो 100% ये 2 से डिविजिबल होगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। तो इसके अंक में देखिए 6 है, तो यानी ये संख्या जो है वो 2 से विभाजित हो जाएगी। और इसको 2 से विभाजित करेंगे, तब तक करेंगे 2 से विभाजित जब तक ये 2 से विभाजित होना बंद ना हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं 2 से कब तक करता है। तो 2 का पहाड़ा, ये 2 का टेबल 2 में 1 बार जाएगा, ध्यान रखिएगा। इस 2 का टेबल इस 2 में कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा। अब इस 2 का टेबल इस 5 में कितनी बार जाएगा, 2 का टेबल 5 में पूरा 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा, तो 2 बार जाएगा, 1 बचेगा, तो यहाँ 16 हो जाएगा, और 2 का पहाड़ा 16 में 8 बार जाएगा। ठीक है, फिर 2 का, ये 2 से फिर कटेगा क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 8 है, तो 2 से काट दीजिए। 2 का पहाड़ा अब 1 में नहीं जाएगा, 2 अंक ले लीजिए, 2 छक 12, यानी 6 बार जाएगा। 2 का पहाड़ा 12 में पूरा 6 बार जाएगा, और 8 में पूरा 4 बार जाएगा, तो ये जाएगा। फिर ये 2 से कटेगा क्योंकि इसके लास्ट में 4 है, तो कटेगा। 2 का पहाड़ा 6 में 3 बार जाएगा, और 4 में 2 बार जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 का पहाड़ा 3 में 1 बार जाएगा, 1 बच जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 छक 12, ये हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा तो 8 आएगा, फिर ये 2 से कटेगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, फिर ये 2 से कटेगा तो 2 आएगा, और ये फिर 2 से कटेगा तो 1 आएगा। यानी आपको इसको तब तक काटते रहना है जब तक कि 1 ना जाए। तो अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे 256, 256 जो है ये इसको लिख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 2 गुणे 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 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
ये हमने लिख दिया। और इसको एक फ्रेंड्स और काम करिएगा, इसको हमेशा घातीय रूप में व्यक्त करिएगा, यानी ये 2 8 बार रिपीट करा, 2 की घात 8 लिख सकते हैं। तो इसी को लिखना ही हम क्या बोलते हैं, ये जो होती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। जैसे ये 256 क्या थी, एक भाज्य संख्या है, और इसको हमने क्या लिख दिया, ये अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर दिया, और यही प्रोसेस ही क्या कहलाता है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय अच्छे से जरूर समझ में आई होगी। और इसके अंतर्गत अभी आपको क्या पढ़ना है, HCF और LCM भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, LCM एंड LCM भी पढ़ना है, HCF और LCM पढ़ना है। तो आप जानते हैं HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और LCM का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, आप जानते रहिएगा। इसी के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, HCF पढ़ना है और LCM पढ़ना है। तो HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और इसका होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, और ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी आगे हम सीखेंगे। चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। और फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये इंट्रोडक्शन जरूर अच्छे से समझ में होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इस मेरे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट से आपको कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो आप ज़रूर अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है फ्रेंड्स, और कमेंट में ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं। बस आज ये चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन हो गया, और इसके अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न को लेकर आएंगे। ठीक है, और विश्वास रखिए आपको इतने अच्छे से मैं पढ़ा दूंगा कि आपको एकदम थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो 100% आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी उम्मीद के साथ आज हम इस वीडियो पर यहीं तक विराम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स, धन्यवाद।